थमा शोर, अब मतदान। मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। यूपी में पहले दौर के चुनावी भोंपुट जो ठहर चुका है, पिछले कई दिनों से हो रहे शोर शराबे में अब विराम लग चुका है। आरोप प्रत्यारोप रुक गए हैं और अब मतदान की बारी है। पहले दौर में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इसका फैसला आपको करना है कि आप किसे वोट डालते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव प्रचार का नजारा बड़ा ही दिलचस्प रहा। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, सबने बड़ी रैलियां कर दी बीजेपी के राह पर चलते हुए, और कई मायनों में पिछले से अलग भी रही। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर वार और पलटवार किए और अपनी अपनी जीत का दावा किया। किसके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा और कौन एक बार फिर विपक्ष की भूमिका निभाएगा, ये तो 11 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने अपने आप को चमकाने और जनता के सामने खुद को हितैषी बताने में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन बेहद सघन रहा। प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम गया। अब बारी मतदाताओं की है। फैसला तो जनता करेगी, लेकिन नेताओं के वादे और आरोप प्रत्यारोप की परख करके ही वोटर अपना फैसला सुनाएंगे। किनकी बातों पर जनता को विश्वास होगा, ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ दिखा कि अपनी बात सामने रखने के लिए बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। अब आप लोगों को अपने हित व कल्याण के लिए यहाँ उत्तराखंड में भी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि तमाम प्रकार के हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी अधिकांश यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, इनसे भी आप लोगों को जरूर सतर्क रहना है, सावधान रहना है। चुनावी प्रचार में इस बार कई नए रंग भी दिखे। जहां एक तरफ अखिलेश राहुल का गठबंधन दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पीएम अकेले ही गरजते दिखे। बसपा से मायावती का वार भी जमकर मोदी सरकार और अखिलेश पर रहा। रही बात आश्वासनों की, तो बीजेपी ने जाटों को साधने की कवायद तेज कर दी है। अमित शाह ने मंगलवार और बुधवार की रात करीब 3 बजे जाटों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को दूर करने का वादा किया। अमित शाह के साथ जाट नेताओं की मुलाकात हरियाणा के प्रमुख जाट नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर पर हुई। 3 जाट नेताओं ने केंद्र में आरक्षण की मांग दोहराई और सख्त लहजे में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जेलों में बंद युवाओं की रिहाई में देरी को लेकर भी सवाल उठाए। अगर जाट अमित शाह के साथ मुलाकात से प्रभावित हुए, तो भाजपा की उम्मीदें बेहतर प्रदर्शन की हो सकती हैं। लेकिन चुनाव के कई और फैक्टर भी हैं जो परिणाम को प्रभावित करेंगे। चर्चा हम करें इससे पहले मायावती ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया का इस्तेमाल होता है, तो मायावती को यह भी बता देना चाहिए था कि मीडिया का इस्तेमाल कौन करता है और कौन सी पार्टी मतदान के दौरान नहीं करती। राकेश पंडित हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। राकेश, जिस तरह से हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां देखी, साफ तौर से 73 सीटों पर अब वोट डाले जाने हैं, आपको क्या लगता है जब आप वहां पर मौजूद थे? आपने जाटों की बात इससे पहले हमें बताई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर, जाट आरक्षण को लेकर, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हुई गिरफ्तारियों को लेकर जो जाट नाराज हैं, क्या पार्टियां उनको मना पा रही हैं वहां पर जाकर? देखिए स्वप्नेश, अगर बात की जाए जाटों की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का एक वर्चस्व रहा है, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत के समय से रहा हो, चाहे चौधरी चरण सिंह के समय से रहा हो। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय लोक दल है वो भी जाटों की राजनीति करती है।
इसके अलावा एक गैर राजनीतिक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, वो भी जाटों की राजनीति करते हैं। जाटों के वोट को लेकर वो दावा ठोकते हैं कि उनके पास जाटों का वोट बैंक है। अमित शाह ने अभी जाट नेताओं से मुलाकात की थी और रात को मुलाकात हुई, तमाम तरह के आश्वासन दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बाहुल्य इलाके हैं, जो जाटों का एक वोट बैंक है, उसको लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी उसके चक्कर में पड़ी हुई है, और राष्ट्रीय लोकदल जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है यूपी में, उसने भी जाट नेताओं से जाट वोट बैंक में शेयर लगाने की पूरी कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जाटों का वोट बैंक है फिलहाल साइलेंट मोड में है। उनका वोट किसको जाएगा और किसको नहीं जाएगा ये वोटिंग के बाद समझ में आएगा, जब रिजल्ट सामने होगा। लेकिन जाट नेता फिलहाल पूरी तरह से सावधान है। उनका सीधा कहना है, हमने भी कई जाट नेताओं से बात की थी मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में जाकर, तो उनका सीधा कहना है कि देखिए जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टी के बड़े नेता जो है वो हमारे पास आते हैं, हमारे हितों की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो जाट बिरादरी जो है वो सबसे ज्यादा खेती में व्यस्त है। उनकी समस्याओं को लेकर, चाहे उनके गन्ना किसान के भुगतान की बात हो, गन्ना किसान के उनके किसानों गन्ना का जो मूल्य है उसकी वृद्धि की बात हो, या उनके सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद की व्यवस्था हो, बीज की व्यवस्था हो, इन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो जाट नेताओं में एक असंतोष है। समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पिछले 5 साल से वो शासन कर रहे हैं। जाट नेताओं में इस बात का असंतोष है कि 5 साल से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। अब दूसरी बात, वहां एक फैक्टर सामने और आता है कि जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसके बाद जाट बाहुल्य जो एरिया है उसमें एक गहरी नाराजगी थी स्वप्नेश सरकार को लेकर, सरकार के अड़ियल रवैये को लेकर। उनका यह था कि एक जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जाटों को अनदेखा किया गया। अभी कैराना का मामला, बात हुई, ये तमाम मुद्दों पर तो बात हो रही है और जनता देख रही है कि क्या हमारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो आपकी यात्रा रही, जहां पर आप गए थे, आपने देखा, विश्लेषण किया, लोगों से बात की, उस बारे में जानना चाहूंगा कि आप जब देखते हैं तो आपको रुझान किस तरफ नजर आता है? क्या मिक्स समीकरण नजर आते हैं जो आपने पहले बताया, या फिर किसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो मूर्ति नजर दिखती है? देखिए फिलहाल स्वप्नेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका जो रुझान है वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। समाजवादी पार्टी को लेकर उनमें गहरी नाराजगी है, वो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से है, कैराना वाले मामले के बाद से है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें जाटों का बिल्कुल ये मानना है कि बसपा हमसे अलग हटकर राजनीति करती है। इसलिए अगर रुझान की बात की जाए तो पहला नंबर भारतीय जनता पार्टी का आता है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल की बात की जाए तो वो भी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक का सहारा लेकर फाइट करने की पोजीशन में है। तो पहला रुझान भाजपा का है, दूसरा रुझान जो है वो राष्ट्रीय लोकदल का है। अब राकेश, इस मुद्दे पर भी मैं आना चाहूंगा। जो हमने जाट की बात की, जाट मुद्दे को लेकर जो जिस तरह की सियासत होती है, क्या जो आरएलडी के नेता चौधरी अजीत सिंह ने है, क्या इस वजह से अलग राह पकड़ ली समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन से? क्योंकि वो जानते थे कि गुस्सा जो है समाजवादी पार्टी के लिए है और अगर हम गठबंधन करते हैं तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, और अगर हम बाद में गठबंधन करते हैं तो फायदा हो जाएगा। बिल्कुल स्वप्नेश, आपका आकलन बिल्कुल सही है और सटीक है। जब गठबंधन की बात चली थी तो जो खाप है वहां की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों का बड़ा अहम रोल होता है। तो राष्ट्रीय लोकदल के जो बड़े नेता हैं उनको ये अंदर से ये खबर मिली थी कि अगर समाजवादी पार्टी से वो गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दंगे का जो दंश है, जो कैराना का दंश है, वो झेलना पड़ेगा राष्ट्रीय लोकदल को। इसी वजह से उन्होंने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने दिखाया ये कि हमारी सीटों को लेकर नाराजगी रही है, सीटों को लेकर नाराजगी रही, ऊपर ऊपर से ये दिखाया गया, लेकिन अंदर से बात कुछ और होती है। इसीलिए जनता को समझना चाहिए कि नेता जब बात करता है तो उसके अंदर क्या है, वो क्या सोच रहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। 11 फरवरी को मतदान है, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि यहां पर जातीय फैक्टर क्या है। बहुत बड़ा है वैसे, और मुसलमानों का वोट सत्ता का खेल बिगाड़ने और बनाने में कितनी भूमिका रखता है, इस रिपोर्ट के बाद हम मुस्लिम वोटों पर चर्चा करेंगे। इस शनिवार को 15 जिलों की जिन 73 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, वहां ये माना जा रहा है कि विधानसभा की चाबी मुस्लिम समुदाय के हाथ में है, क्योंकि पहले चरण के लिए होने वाले मतदान में कुल 28% मतदाता मुसलमान हैं। आपको बताते हैं कि वोटर लिस्ट के मुताबिक
किस जिले में कितने मुस्लिम वोटर हैं। मुजफ्फरनगर में 48.9%, मेरठ में 32.81% मुस्लिम है, बागपत में 24.73%, गाजियाबाद में 23.73% और अलीगढ़ में 17.78% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन ये समीकरण मुस्लिम वोटों को खींचने में जुटी पार्टियों की सियासत बिगाड़ भी सकता है। इस स्थिति को भांपते हुए बीएसपी ने पूरे यूपी में 104 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को यकीन है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ ही आएंगे, क्योंकि अखिलेश मुलायम के ही बेटे हैं और उनका किया गया विकास कार्य मुसलमानों को उनको वोट देने पर मजबूर करेगा। कुछ सीटों पर अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, पर वो जीतने से ज्यादा वोट काटने के लिए उतारे गए लगते हैं। लेकिन अभी जमीन पर मुसलमानों का रुख साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नैन्सी सेठी, सुदर्शन न्यूज। अभी भी कहीं से ये खबर नहीं आ रही कि कोई रुख साफ हो पा रहा है। हर तरह से यही कहा जा रहा है कि मिक्स समीकरण दिखाई दे रहे हैं और पहले नंबर पर बीजेपी नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी हैं। राकेश कपूर जी, शोर तो थम गया, अब मतदान होना है और मतदान भी वहां होना है जहां पर जाटों की भारी तादाद है और 26% मुसलमान वहां पर हैं और साफ तौर से कोशिश की गई है अपनी ओर करने की, हर पार्टी की ओर से। आपको क्या लगता है, पलड़ा कहां भारी है? देखिए, बड़ा स्पष्ट बात है कि जो जाट वोटर है वो बड़ा इंटेलिजेंट वोटर माना जाता है जी। और इस प्रकार से वो वोटिंग करता है कि जीत की बाजी उसके हक में रहे। तो जो समीकरण बन रहे हैं फिलहाल, राष्ट्रीय लोकदल स्वतंत्र रूप से लड़ रहा है, उसकी स्थिति वोट काटू पार्टी की बनकर के रह गई है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके एसपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। हाँ। इस वजह से हाँ। और मुजफ्फरनगर कांड की वजह से हाँ। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाट हैं, चूंकि जाटों और विशेष रूप से जो पूरा हिंदू समुदाय है उसके जो लोग बंद हैं अभी तक वो जेलों में है और ये गिरफ्तारियों को लेकर भी नाराजगी है। राकेश, जो 26% मतदाता हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, जो 73 सीटों पर जो मतदान होने वाले हैं वहां 26% मुस्लिम जो हैं वो फैसला करने वाले हैं, तो ये मुस्लिम वोटर क्या बीएसपी की ओर जा पा रहा है? क्योंकि बीएसपी ने पूरी ताकत लगाई थी, समाजवादी और कांग्रेस भी इसलिए सामने आए ताकि मुस्लिम वोटर जो है वो बट ना सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना इंटेलिजेंट वोटर जाट है इस इलाके का, उतना ही इंटेलिजेंट वोटर मुस्लिम भी है। मुस्लिम जहां भी वोट देगा वो गोल बंद होकर के ऐसी पार्टी को वोट देगा, और खास तौर से इस बार जो माहौल बन रहा है वो मुलायम सिंह के पीछे हो रहे हैं सारे मुसलमान, समाजवादी पार्टी के पीछे हो रहे हैं, समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के पीछे हो रहे हैं, और इनके वोट लेने के लिए मायावती बीच बाजार में आकर के खड़ी हो गई हैं और वो लगातार शोर मचा रही हैं चुनाव आचार संहिता को दरकिनार रखते हुए कि मुस्लिम और दलित एक हो जाएंगे। लेकिन दलितों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि मायावती ने कुल 403 में से 104 प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। राकेश जी, मेरे पास वक्त कम है। राकेश पंडित हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या आपको लगता है 26% मुस्लिम वोटर हैं वो कहां पर जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन, बीएसपी की ओर? क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये दोनों पार्टियां वोट काटने वाली पार्टियां बनकर सामने आ रही हैं एक तरह से। देखिए स्वप्नेश, अगर बात करें सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की, तो जब पिछली बार मायावती चुनाव हारी थी तो उनका एक स्टेटमेंट आया था मीडिया में कि मुझे मुसलमानों ने हराया है। ये स्टेटमेंट आया था, जिसको लेकर आज भी पूरा का पूरा मुस्लिम तबका नाराज है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती से। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अभी हाल ही में गाजियाबाद में आला हजरत दरगाह हाउस का निर्माण किया गया, उसका शिलान्यास किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें आजम खान मौजूद थे। अब आजम खान मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, तो निश्चित तौर पर एक मुस्लिम तबके का एक जो बड़ा वोट बैंक है वो इनके पास है, समाजवादी पार्टी के पास। अब जामा मस्जिद के इमाम की बात करें, बुखारी साहब की बात करें, तो उन्होंने भी कई बार समाजवादी पार्टी के लिए एक फतवा जारी किया है मुसलमानों के नाम।
और उसके अलावा जो देवबंद का जो दारुल उलूम है वहां से भी कई ऐसे फतवे जारी हो चुके हैं जो सपा के समर्थन के लिए हैं। तो अगर इस बार बात की जाए तो मुस्लिम वोटों का जो रुझान है वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जा रहा है, सपा और कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश कपूर जी जुड़े हुए। राकेश जी, मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो 73 सीटों पर मतदान होंगे उसमें आपको क्या लगता है कि कौन आगे आएगा, कौन जीतेगा? देखिए, इस बार के चुनाव थोड़ा सा हट करके हैं। जो त्रिकोणात्मक संघर्ष की हम बात करते थे वो त्रिकोणात्मक संघर्ष नहीं लग रहे हैं। सीधा मुकाबला, जो जोर शोर का मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच है। भाजपा का पलड़ा थोड़ा भारी इसलिए है क्योंकि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध यदि प्रतिक्रिया होती है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये हम सबको अभी कुछ नहीं मालूम है। ठीक है राकेश जी, मेरे पास माफ कीजिएगा वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब 11 तारीख को मतदान कीजिए, घर से निकलिए, क्योंकि फैसला जो आपका होगा वही उत्तर प्रदेश का होगा। दीजिए इजाजत। जय हिंद।